हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन अंडररेटेड साइंस फिक्शन एडवेंचर मूवी जॉन कॉटर की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं, जिसे IMDb पर 6.6 की रेटिंग है। दोस्तों, मैंने ये मूवी इसलिए एक्सप्लेन की क्योंकि ये मूवी मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आई और आज की मेरी ये वीडियो उन लोगों को पसंद आएगी जो कि इस तरीके की एक्शन एडवेंचर मूवी देखना पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना गुजारते हुए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। मूवी की शुरुआत में हमें मंगल ग्रह को दिखाया जाता है जिसे इस मूवी में बारसूम बुलाया गया है। वहीं एक नरेशन के दौरान हमें बताया जाता है कि मंगल ग्रह के बारे में इंसान बस इतना ही जानते हैं कि इस ग्रह पे ना तो हवा है ना ही जीवन, पर यहाँ पे सच्चाई ये होती है कि मंगल ग्रह पे हवा भी है और जीवन भी, लेकिन ये ग्रह खत्म होने की कागार पे है और इसकी वजह होती है जोटैंगा, जो कि मंगल ग्रह के ही वासी हैं। वहीं दूसरी तरफ मंगल ग्रह पर एक और राज्य होता है जिसका नाम होता है हीलियम, और जोटैंगा और हीलियम आपस में कई सौ सालों से जंग लड़ रहे होते हैं। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो जोटैंगा और हीलियम के लोग दिखने में एकदम इंसान जैसे होते हैं, लेकिन इस ग्रह पर एक और प्रजाति होती है जिसे थार्स कहा जाता है और यहाँ पे थार्स का हमेशा से यही मानना होता है कि जोटैंगा और हीलियम आपस में लड़ करके मर जाएं और पूरे मंगल ग्रह पे उनका राज हो जाए। वहीं अगले ही सीन में हम जोटैंगा और हीलियम को लड़ते हुए देखते हैं। अब ये लोग आपस में लड़ ही रहे थे कि तभी कोई अनजान शक्ति इनकी लड़ाई को रोक देती है और अगले ही सीन में हम कुछ एंजल्स जैसे दिखने वाले लोगों को नीचे आते हुए देखते हैं, जो कि जोटैंगा के राजा सप्तान से आकर के मिलते हैं और वो एंजल जोटैंगा के राजा को एक हथियार देते हैं, जिसे देखने के बाद अब सावधान उससे सवाल करता है कि आखिर वो लोग कौन हैं। जिसके बाद अब एक एंजल उसे बताता है कि उसका नाम शांग है और वो लोग ईसूस देवी के भक्त हैं और उनकी देवी ने सप्तान को चुना है इस हथियार का इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ पे शांग का कहना होता है कि अगर सप्तान उनकी बात मानेगा तो आगे चल करके वो पूरे बारजूम पे राज करेगा। जिसके बाद उसकी ये बात सुनकर के सावधान राजी हो जाता है। अब दोस्तों, अगर बात करें इन एंजल्स के बारे में तो इन्हें थांस कहा जाता है और ये लोग ईसूस देवी की पूजा करते हैं। वहीं इनके पास कुछ पावर्स भी होती हैं, जैसे कि ये लोग किसी भी इंसान का रूप धारण कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये लोग एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे भी जा सकते हैं। जिसके बाद अब मूवी की कहानी 1881 में पृथ्वी की तरफ मुड़ जाती है और अब हम मूवी के लीडिंग कैरेक्टर जॉन कॉटर को देखते हैं, जो कि किसी से छुपते हुए तुरंत ही पोस्ट ऑफिस पहुंचता है और वो अपने भांजे को लेटर लिखता है कि वो तुरंत ही आकर के उससे मिले। और अब अगले ही सीन में हम जॉन कॉटर के भांजे को देखते हैं जिसका नाम एडगर होता है, जिसे अब जॉन कॉटर का लेटर मिल गया था, इसीलिए वो तुरंत ही उनसे मिलने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन अब घर पहुंचने के बाद जॉन कॉटर का वकील उसे बताता है कि उनकी मौत कल ही रात में हो चुकी है और अब एडगर ये सुन करके काफी हैरान होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर जॉन कॉटर की मौत कैसे हो गई। इसके बारे में हमें मूवी के क्लाइमैक्स में पता चलेगा। वहीं अगले ही सीन में हम एडगर को देखते हैं जो कि जॉन कॉटर को याद कर रहा था, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और वो उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता था। और अब अगले ही सीन में हम जॉन कॉटर की कब्र को देखते हैं जिसपे इंटरमेडोस लिखा हुआ था, जिसे देख करके एडगर काफी हैरान होता है। लेकिन अब जॉन का आदमी उसे बताता है कि उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि उन्हें दफनाया ना जाए, बल्कि उन्हें खुले ताबूत में इसी तरीके से अंदर रखा जाए। वहीं दूसरी तरफ अब एडगर को यह भी पता चलता है कि इस कब्र को केवल अंदर से ही खोला जा सकता है। और अब ये बात सुनने के बाद हमारे मन में सवाल आता है कि आखिर जॉन ने ऐसा क्यों किया। इसके बारे में हमें मूवी के क्लाइमैक्स में पता चलेगा। और अब श्रद्धांजलि देने के बाद जब एडगर अपने घर में होता है तब जॉन का आदमी उसे एक डायरी देता है जो कि जॉन कार्टर की होती है। यहाँ पे उसका कहना होता है कि इस डायरी को केवल एडगर ही पढ़ सकता है और डायरी को देने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके तुरंत बाद अब एडगर उस डायरी को पढ़ना शुरू करता है, जिसमें जॉन ने लिखा था कि वो बचपन से ही एडगर को काफी सारी कहानियां सुनाया करता था जिसपे वो आसानी से उसका विश्वास कर लेता था। इसीलिए आज वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो एक बार फिर से उसका विश्वास करे, क्योंकि ये कहानी एकदम सच्ची है। जिसके तुरंत बाद अब मूवी की कहानी 13 साल पहले जॉन के फ्लैशबैक की तरफ मुड़ जाती है और अब अगले सीन में हम जॉन कार्टर को देखते हैं जो कि किसी सोने की गुफा की तलाश में एरिजोना गया था। वहाँ पर वो एक बार में होता है, तभी वहाँ पे पावेल नाम का एक आदमी आता है जो कि जॉन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उनके लिए लड़े, क्योंकि यहाँ पे जॉन एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर होता है, वहीं पावेल एक कर्नल होता है। लेकिन यहाँ पे जॉन पावेल की बात सुन करके उसे मना कर देता है और वहाँ से तुरंत ही भागने लगता है। जिसके बाद पावेल अपने आदमियों के साथ जॉन का पीछा करता है। वहीं अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कुछ ट्राइब के लोग यहाँ पे जॉन को पकड़ने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जॉन यहाँ पे सोने की गुफा की तलाश में आया है। इसीलिए अब वो तुरंत ही जॉन और पावेल का पीछा करने लगते हैं और अब जॉन उस ट्राइब के
लोगों से किसी तरह बच करके पावेल को बचाते हुए एक गुफा में ले आता है। लेकिन यहाँ पे आते दौरान पावेल को एक गोली लग जाती है जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ गुफा में आने के बाद जॉन नोटिस करता है कि ये वही सोने की गुफा होती है जिसकी तलाश में वो यहाँ पे आया था, जिसे देख करके जॉन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अब इससे पहले कि जॉन कुछ कर पाता तभी वहाँ पे अचानक उस गुफा में वही इसूस देवी का भक्त प्रकट होता है जिसे हमने बारजूम पे देखा था। वो आदमी जॉन को देख करके एकदम हैरान होता है और उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि वो उसे मार पाता जॉन उसे अपनी गन से शूट कर देता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। वहीं मरने से पहले वो आदमी अपने लॉकेट को अपने हाथ में लेकर के कुछ शब्द बोलने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो आदमी कुछ बोले जॉन उस लॉकेट को अपने हाथ में ले लेता है। तभी वो आदमी मरने से पहले बोलता है बॉर्जूम, जिसे सुनने के बाद जब जॉन बॉर्जूम बोलता है तब अचानक वो किसी तरीके से टेलीपोर्ट होकर के किसी अनजान जगह पे आ जाता है। जॉन यहाँ पे आने के बाद आसपास की चीजों को देख करके काफी ज्यादा हैरान था। वहीं दूसरी तरफ उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कौन सी जगह है, लेकिन एज अ व्यूअर हम समझ पाते हैं कि जॉन उस लॉकेट के जरिए मंगल ग्रह पे टेलीपोर्ट हो गया था और यही कारण था कि जब जॉन यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश करता है तब वो नीचे गिर जाता है क्योंकि यहाँ की ग्रेविटी काफी ज्यादा लो होती है। और अब जॉन किसी तरीके से हवा में उछलते हुए एक पहाड़ी पे पहुंचता है जहाँ पर जब वो अंदर देखता है तब उसे ढेर सारे एलियन के बच्चे नजर आते हैं, जिसे देख करके जॉन अब काफी ज्यादा हैरान था कि आखिर वो कहाँ पे आ गया। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे आने के बाद जॉन उस लॉकेट को वहीं पे छोड़ देता है और अब हम देखते हैं कि वहाँ पे वही लोग आते हैं जिन्हें थार्स कहा जाता है। उन्हें जॉन का लॉकेट मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ थार्स के लोगों ने जॉन को हवा में उछलते हुए देख लिया था, इसीलिए अब थार्स का सरदार आगे बढ़ता है और जॉन से बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे जॉन को उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी। वहीं थार्स के लोगों में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि जॉन को मारना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे उनका सरदार ऐसा नहीं चाहता था। लेकिन अब जॉन मौका पाकर के वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी थार्स में से एक उसे जहरीले डांट से बेहोश कर देता है और अब थार्स जॉन को लेकर के अपने कबीले में आते हैं और साथ ही वो उसका लॉकेट भी उससे ले लेते हैं। और अब जॉन को बंदी बनाने के बाद कबीले का सरदार उसे अपने लिए लड़ने के लिए बोलता है, क्योंकि कबीले के सरदार ने पहले ही उसके हवा में उड़ने की खूबी देख ली थी, इसीलिए वो चाहता था कि जॉन इन लोगों की तरफ से जोटैंगा और हीलियम से लड़ाई करे। लेकिन यहाँ पे जॉन को उनकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी, जिसके बाद अब ये सीन यहीं पे कट होकर के हीलियम के साम्राज्य की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ पे हम हीलियम की राजकुमारी को देखते हैं जिसका नाम डेजा था। वहीं अब हमें पता चलता है कि डेजा राजकुमारी होने के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी होती है और वो जोटैंगा के राजा सप्थान के पास मिले हुए उस चमत्कारी हथियार को देखने के बाद उसकी ही तरह एक और हथियार बनाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो जोटैंगा को आसानी से हरा सके। वहीं दूसरी तरफ हम डेजा के पिता को देखते हैं जो कि राजकुमारी को बताते हैं कि सप्थान ने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा है कि अगर डेजा की शादी सप्थान के साथ कर दी जाती है तो वो हीलियम को हमेशा के लिए बख्श देगा। और अब ये सुनने के बाद राजकुमारी इस शादी के लिए मना कर देती है, क्योंकि यहाँ पे राजकुमारी का कहना होता है कि वो सप्थान से शादी कभी नहीं करेंगी क्योंकि उसने उनके उस जादुई हथियार के बारे में पता लगा लिया है। और अब डेजा अपने पिता को वो हथियार दिखाती है जो कि बिल्कुल सप्थान के हथियार जैसा होता है। अब इससे पहले कि डेजा अपने हथियार को चला के दिखा पाती तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि एक थर्न होता है जो कि भेष बदल के वहाँ पे आया था और वहाँ आकर के वो डेजा की मशीन को खराब कर देता है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अगर ये मशीन बन जाती है तो वो सप्थान को आसानी से हरा देंगे। वहीं डेजा के पिता का ये कहना होता है कि उसे हर हाल में हीलियम को बचाने के लिए सप्थान से शादी करनी पड़ेगी और इतना बोलने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब अगले ही सीन में हम जॉन को देखते हैं जो कि अभी भी थार्स के कबीले में होता है। तभी वहाँ पे जोला नाम की एक थार्स आती है और वो जॉन को कोई अजीब सा लिक्विड पिलाती है जिसे पीने के बाद अब जॉन को उनकी भाषा समझ में आने लगती है, जिसके बाद अब अगले दिन सुबह फिर से थार्स के लोग जॉन को एक बार फिर से अपने लिए लड़ने को बोलते हैं। वहीं अब उस लिक्विड को पीने के बाद जॉन को उनकी भाषा समझ में आने लगी थी और उनकी बातें सुनने के बाद जॉन इसके लिए मना कर देता है। यहाँ पे जॉन का कहना होता है कि वो किसी के लिए नहीं लड़ता है। अब यहाँ पे ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी जोटैंगा और हीलियम के लोग आपस में लड़ते हुए वहाँ पे पहुंच जाते हैं। वहीं अब इस लड़ाई के दौरान हम हीलियम के शिप में डेजा को देख पाते हैं और अब हमें पता चलता है कि डेजा अपने राज्य से बाहर निकल गई थी ताकि वो सप्थान से शादी ना कर सके। वहीं अब लड़ाई के दौरान डेजा अपने शिप से नीचे गिरने लगती है, जिसे नीचे गिरते हुए जॉन देख लेता है। अब इससे पहले कि वो नीचे गिर पाती जॉन तेजी से
छलांग लगा करके डेजा को बचा लेता है। और अब जॉन को इस तरह हवा में उड़ता देख करके सावधान और शैंक भी काफी ज्यादा हैरान थे। और अब सावधान अपने हथियार से जॉन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे शैंक उसे रोक लेता है और वो बोलता है कि वो उसे जिंदा चाहिए। अब इससे पहले कि वो लोग जॉन को पकड़ पाते, थार्स के लोग अपने हथियारों से उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान बचा करके वहां से भागना पड़ता है। और ये देखने के बाद थार्स के लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि आखिर उन्होंने जोडैंगा को हरा दिया। वहीं एक बार फिर से थार्स के लोग जॉन को अपने लिए लड़ने को बोलते हैं, लेकिन फिर से जॉन इसके लिए मना कर देता है। लेकिन अब थार्स का कहना होता है कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेगा तो वो इस लड़की को मार देंगे। वहीं इन लोगों को पता नहीं होता है कि ये हीलियम की राजकुमारी है। और अब डेजा की जान बचाने के लिए वो इस लड़ाई को लड़ने के लिए मान जाता है। और अब अगले सीन में हम जॉन और डेजा को आपस में बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पे डेजा जॉन से सवाल करती है कि आखिर उसने इस तरीके से उड़ना कैसे सीखा, जिसपे जॉन का कहना होता है कि वो यहाँ का नहीं है बल्कि वो पृथ्वी ग्रह से आया है। और अब ये बात सुनकर के डेजा काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि अब डेजा उससे सवाल करती है कि आखिर वो लाखों मील अंतरिक्ष में यात्रा करके यहाँ तक कैसे आया। जिसके बाद अब जॉन उसी लॉकेट को दिखाता है जो कि कबीले के सरदार के पास होता है, जिसके जरिए वो यहाँ तक आया था। और अब उस लॉकेट को देखने के बाद डेजा का कहना होता है कि उसे सब कुछ पता चल गया कि आखिर जॉन यहाँ तक कैसे पहुंचा। और अब ये जानने के बाद जॉन काफी खुश हो जाता है, क्योंकि वो अब अपने घर वापस जा सकता है। जिसके बाद अब अगले सीन में डेजा जॉन को लेकर के थार्स के पवित्र मंदिर में आती है, लेकिन तभी मंदिर में अंदर आने से पहले जोला उन्हें रोकती है, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों का अंदर आना मना है। लेकिन यहाँ पे वो दोनों जोला की बात नहीं सुनते हैं और सीधे मंदिर के अंदर आ जाते हैं। और अब मंदिर के अंदर आने के बाद इन्हें किसी पवित्र नदी के बारे में पता चलता है, जहाँ पे मंदिर की दीवारों पे ये भी लिखा हुआ था कि अगर उन्हें अमृत को पाना है तो उन्हें इसी नदी की यात्रा करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ हम मंदिर की दीवारों पे वही सेम आकृति देख पाते हैं जो कि उस लॉकेट पे होती है। और अब इससे पहले कि ये लोग कुछ और जान पाते, तभी थार्स के लोग वहाँ पे आ जाते हैं और जोला को पकड़ लेते हैं। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि जोला ने इनके पवित्र मंदिर का अपमान किया था, इसीलिए उसे कबीले से बाहर निकाल दिया जाता है। और अब अगले सीन में हम जॉन और डेजा को देखते हैं जो कि उसी पवित्र नदी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ जोला भी उनके साथ जाती है। और अब कुछ ही घंटों की यात्रा तय करने के बाद जोला को शक हो जाता है और वो जॉन को बताती है कि डेजा उन्हें नदी की तरफ नहीं बल्कि अपने राज्य हीलियम की तरफ ले जा रही थी। और इस बात का पता चलने के बाद जॉन को गुस्सा आ जाता है और वो डेजा से सवाल करता है कि आखिर वो उन्हें गलत दिशा में क्यों ले जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पे डेजा ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि जॉन हीलियम की तरफ से जोडैंगा से जंग लड़े, क्योंकि यहाँ पे जॉन जोडैंगा के लोगों को आसानी से हरा सकता था। और अब इस बात का पता चलने के बाद जॉन उसे अकेला छोड़ करके वहाँ से जाने लगता है, जिसपे अब डेजा का कहना होता है कि वो हीलियम की राजकुमारी है और जोडैंगा के राजा सावधान ने युद्ध को रोकने के बदले डेजा का हाथ मांगा था, लेकिन वो उससे शादी नहीं करना चाहती। और अब ये बात जानने के बाद जॉन डेजा से कहता है कि वो उसे पवित्र नदी तक ले जाए ताकि वो अपने घर आसानी से जा सके। जिसके बाद ये लोग उस पवित्र नदी तक पहुंच जाते हैं। जिसके बाद ये लोग नदी में नाव के जरिए आगे बढ़ते हैं और अब आगे बढ़ते दौरान उन्हें एक अजीब सी आकृति दिखाई देती है जो कि हमें मंदिर की दीवारों पे देखने को मिली थी। जिसके बाद जॉन डेजा को लेकर के उसके ऊपर आ जाता है और अब उनके वहाँ पे आते ही वहाँ पे बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। उनके आसपास तेज सफेद रोशनी दिखाई दे रही थी जो देखने में थान के उसी हथियार के जैसी लग रही थी। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और अब डेजा की नजर वहाँ पे किसी अजीब चीज पे पड़ती है और वो तुरंत ही जॉन का लॉकेट मांगती है। जिसके बाद अब डेजा उस लॉकेट को उसी जगह पे रख देती है और डेजा के ऐसा करते ही वहाँ पर पूरे ब्रह्मांड का लाइव प्रोजेक्शन उन्हें दिखाई देता है, जिसे देख करके अब डेजा को समझ में आता है कि ये कोई देवी का चमत्कार नहीं है बल्कि मशीनों का खेल है। वहीं अब ये सब कुछ देखने के बाद डेजा को समझ में आ गया था कि जिन थान के बारे में उसने केवल कहानियों में सुना था वो असली थे, जिसकी वजह से अब उसे जॉन के ऊपर भी यकीन हो जाता है कि वो सच में जारसून यानी पृथ्वी से आया है। और अब जैसे ही जॉन एक प्रोजेक्शन पे पैर रखता है तब उसे अपने पृथ्वी और मंगल ग्रह पे यात्रा के बारे में पता चलता है, क्योंकि उन्हें वहाँ पर कोई शब्द लिखे हुए मिलते हैं जिसे डेजा थोड़ा बहुत पढ़ लेती है। जिसके बाद अब उन्हें पता चलता है कि जॉन यहाँ पे एक टेलीग्राम की तरह आ गया है। और अब मूवी का फर्स्ट प्लॉट रिवील होता है, क्योंकि अब हमें पता चलता है कि जॉन पृथ्वी से यहाँ पर एक नकल की तरह आया है और इसका असली शरीर अभी भी पृथ्वी पे उसी गुफा में रह गया
है। वहीं दूसरी तरफ डेजा जॉन को बताती है कि यहाँ पे जो शब्द लिखे हैं यही इस लॉकेट के साथ बोलने पे एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे यात्रा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे परेशानी वाली बात तो ये होती है कि यहाँ पे जो भी शब्द लिखे थे उन्हें पढ़ना इतना आसान नहीं था। और अब डेजा का कहना होता है कि उन्हें इसके बारे में पता लगाने के लिए हीलियम की लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा। और इतना पता चलने के बाद ये लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। लेकिन जब ये लोग बाहर आते हैं तब जॉन देखता है कि यहाँ पे शांग थार्स के लोगों को लेकर के जॉन को पकड़ने के लिए आ गया था। और अब शांग के कहने पे वो लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जॉन यहाँ पे काफी कोशिश करता है सभी को बचाने की, लेकिन यहाँ पे थार्स की तादाद काफी ज्यादा होती है, इसीलिए वो उनके चंगुल में फंस जाता है, जिसकी वजह से अब डेजा भी पकड़ी जाती है। जिसके बाद उन दोनों को बंदी बना करके हीलियम के राज्य में लाया जाता है। और अब डेजा के यहाँ पहुँचते ही डेजा के पिता उसे सावधान से शादी करने के लिए तैयार करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो कि यहाँ पे बंदी बना था। तभी वहाँ पे डेजा का एक आदमी आ जाता है और वो जॉन को अपने साथ लेकर के डेजा के पास पहुंच जाता है। और डेजा से मिलने के बाद जॉन को पता चलता है कि वो जोडांगा के राजा सावधान से शादी करने जा रही है। और अब जॉन उसकी बात सुन करके काफी हैरान होता है, क्योंकि जॉन अब डेजा को पसंद करने लगा था। इसीलिए अब जॉन डेजा को सावधान से शादी करने के लिए मना करता है। लेकिन यहाँ पे डेजा का कहना होता है कि वो हीलियम के लोगों के लिए नहीं लड़ना चाहता है और वो केवल अपनी पृथ्वी पे वापस लौटना चाहता है। इसीलिए अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है अपने राज्य को बचाने के लिए। जिसके बाद अब डेजा उस लॉकेट को जॉन के हवाले कर देती है और उसे बताती है कि उसे कौन से शब्द बोलने हैं। अब डेजा जॉन के साथ मिलकर के उन शब्दों को दोहराता है, पर यहाँ पे जैसे ही वो आखिरी शब्द बोलने वाला होता है तब तक वहाँ पे जोडांगा का लीडर सावधान आ जाता है। और जैसे ही डेजा उसकी ओर पलटती है तब वो देखती है कि जॉन वहाँ पे उस कमरे में नहीं होता है। यहाँ पे डेजा को ऐसा लगता है कि जॉन अपनी दुनिया में वापस लौट गया। इसीलिए अब डेजा सावधान से शादी करने के लिए निकल जाती है। लेकिन अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जॉन वहाँ से गया नहीं था बल्कि एक दीवार के पीछे छुपा हुआ था। जिसके बाद अब जॉन वहाँ से छुप के भागने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे डेजा की एक दासी आ जाती है, पर यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो कोई दासी नहीं बल्कि थर्न का लीडर शैंग होता है। और अब शैंग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जॉन को अपने वश में कर लेता है। जिसके बाद अब ये दोनों आपस में बातें करते हैं। यहाँ पे जॉन शैंग से सवाल करता है कि वो आखिर कौन है और आखिर वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। जिसपे शैंग उसे बताता है कि वो एक रूप बदलने वाली अमर प्रजाति थर्न का मुखिया है। यहाँ पे ये लोग अपने आप को ईसुस देवी का भक्त बुलाते हैं, पर यहाँ पे शैंग बताता है कि वो सभ्यताओं का विनाश करते हैं और ये काम ये लोग अरबों सालों से करते आ रहे थे। यहाँ पे शैंग का ऐसा मानना होता है कि ऐसा करके ये लोग सभ्यताओं को संतुलित रखते हैं। जब भी यहाँ पे किसी प्लेनेट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी तब थर्न वहाँ आते थे और वो लोग वहाँ पे आकर के अपने आप को वहाँ के देवी देवताओं का दूत बताते थे। और प्लेनेट पे आने के बाद वो लोग सबसे मूर्ख और क्रूर राजा को चुनते थे और उन्हें सत्ता का लालच दे करके आपस में लड़वा देते थे, जिसके जरिए वो पूरा प्लेनेट ही खत्म हो जाता था। यहाँ पे थर्न का ऐसा मानना था कि जब एक सभ्यता खत्म होती है तब दूसरी सभ्यता को पनपने का मौका मिलता है। यहाँ पे शैंग और उसके लोगों ने सूरज की 9th रे का इस्तेमाल करके काफी एडवांस हथियार बना लिए थे और ये हथियार इतने एडवांस होते हैं कि कोई भी उन्हें देख करके एक भगवान का चमत्कार समझता था। और यही टेक्नोलॉजी उसने सावधान को सौंप दी थी ताकि वो इस प्लेनेट का विनाश कर सके। लेकिन अब जॉन उससे सवाल करता है कि तुम डेजा की शादी सावधान से क्यों करवा रहे हो। जिसपे शैंग का कहना होता है कि डेजा एक साइंटिस्ट है जिसने उनकी 9th रे की शक्तियों का पता कर लिया था और अगर ऐसा हो गया तो थर्न अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे। इसीलिए वो डेजा की शादी सावधान से करवा रहे थे और जब इनकी शादी पूरी होगी और आसमान में दोनों चांद का एक साथ मिलन होगा। दरअसल यहाँ पे 2 चांद होते हैं और जब दोनों चांद का आपस में मिलन होगा तब हर उस इंसान को मार दिया जाएगा जो कि 9th रे की ताकत के बारे में जानता है। अब ये सुनने के बाद जॉन उसे सवाल करता है कि वो एक ही साथ पूरे प्लेनेट को क्यों नहीं नष्ट कर देता। जिसपे शैंग उसे बताता है कि वो अपना अस्तित्व हमेशा ही छुपा के रखते हैं ताकि सभी लोग उनकी पूजा करते रहें और वो सभी लोग आसानी से किसी भी प्लेनेट को खत्म कर सकें। यहाँ पे शैंग उसे बताता है कि इस प्लेनेट के खत्म होने के बाद वो लोग अगले प्लेनेट पे जाएंगे और यहाँ पे मूवी का सेकेंड प्लॉट रिवील होता है, क्योंकि यहाँ पे शैंग मंगल ग्रह को तबाह करने के बाद पृथ्वी पे जाने वाला होता है ताकि वो पृथ्वी को भी खत्म कर सके। जिसपे शैंग जॉन को बोलता है कि वो उसके रास्ते में ना आए। जिसके बाद शैंग जॉन को लेकर के बंदी बनाने के लिए बढ़ता है। तभी अचानक वहाँ पे एक अजीब सा जानवर आ जाता है और वो शैंग के उसी हाथ पे काट लेता है जिसपे वो डिवाइस बंधा था और डिवाइस के टूटते ही जॉन उसके कैद
से आजाद हो जाता है और वो तुरंत ही हीलियम के एक जहाज को लेकर के वहां से निकल जाता है। और अब हमें पता चलता है कि इस जानवर को जोला ने भेजा था जो कि काफी तेज रफ्तार से दौड़ सकता था। वहां आने के बाद जॉन जोला से बताता है कि उसे डेजा को हर हाल में बचाना होगा, इसीलिए वो जोला को लेकर के थार्स के कबीले में लौट आता है। लेकिन यहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पे अब थार्स का राज नहीं होता है बल्कि किसी और ने जबरदस्ती इनको हरा करके उनके ऊपर कब्जा कर लिया था और थार्स को बंदी बना करके कारागार में बंद कर दिया था। ये देख करके अब जॉन तय करता है कि वो थार्स को उसका राज्य वापस दिला के रहेगा। अब अगले सीन में जॉन कबीले के नए मुखिया को लड़ने का आदेश देता है और जो भी ये लड़ाई जीतेगा इस कबीले का सरदार वही बनेगा। और अब कबीले का सरदार जॉन को एक अजीब से जानवर से लड़ने को बोलता है, जिसपे जॉन ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और मैदान में उतरते ही जॉन आसानी से उस जानवर को हरा देता है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जॉन की ताकत अब काफी बढ़ गई थी। और ये देख करके कबीले का सरदार बौखला उठता है और वो जॉन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अब जॉन एक ही झटके में उसकी गर्दन अलग कर देता है, जिसकी वजह से अब जॉन कबीले का नया सरदार बन चुका था। जिसके बाद जॉन अपनी सेना को लेकर के हीलियम की तरफ निकल पड़ता है और वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि डेजा सावधान से शादी करने ही वाली होती है। अब इससे पहले कि शादी की रस्म कंप्लीट हो, जॉन अपनी सेना लेकर के जोरडैंगा के ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद जॉन हीलियम के लोगों को बताता है कि सावधान से शादी होने के बाद वो डेजा को मार डालेगा। अब इतना सुनते ही सावधान डेजा को पकड़ करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेजा उसके हाथों में खंजर घोंप करके वहां से बच निकलती है। वहीं अब जोरडैंगा और हीलियम में काफी भयानक लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ पे जोरडैंगा की सेना हीलियम की सेना पे भारी पड़ रही थी, इसीलिए जॉन थार्स के लोगों को भी अपने जंग में शामिल कर लेता है। और अब ये देख करके सावधान 9th रे की ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तभी जॉन उसके हाथ को काट देता है। अब ऐसा होते ही 9th रे की ताकत सावधान के पूरे शरीर में फैल गई, जिसकी वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम शैंक को देखते हैं जो कि सावधान के मरने के बाद वहां से भाग निकलता है। अब जॉन की वजह से फाइनली हीलियम के लोग ये जंग जीत जाते हैं और इस खुशी के मौके पे जॉन और डेजा की शादी कर दी जाती है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब अगले सीन में हम जॉन और डेजा को रात के वक्त एक साथ देखते हैं और अब जॉन ने ये तय कर लिया था कि वो हमेशा के लिए यहीं पे रहेगा। और इतना बोलने के बाद जॉन अपना डिवाइस कहीं दूर फेंक देता है, इस बात से अनजान कि ये इसकी कितनी बड़ी भूल है, क्योंकि अब अगले ही पल जॉन के सामने हीलियम का एक सिपाही आता है और वो उसे धन्यवाद करता है हीलियम राज्य को बचाने के लिए। अब इससे पहले कि जॉन कुछ समझ पाता, हमें पता चलता है कि वो कोई सिपाही नहीं बल्कि थर्न का लीडर सैंग होता है और वो तुरंत ही उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके वापस से जॉन को पृथ्वी पे टेलीपोर्ट कर देता है। और अब जॉन अपने ओरिजिनल शरीर में उसी सोने की गुफा में उठता है। यहाँ पे जॉन का शरीर अब काफी ज्यादा अकड़ चुका था, क्योंकि उसका शरीर काफी सालों से यहाँ पे पड़ा हुआ था। और अब उठने के बाद जॉन को काफी पछतावा हो रहा था, क्योंकि उसने वो डिवाइस वहीं पे फेंक दिया था और बिना उसकी मदद के वो मार्स पे वापस नहीं जा सकता था। यहाँ पे जॉन ने काफी सारे तरीके अपनाए मार्स पे वापस जाने के, पर वो इसमें कामयाब नहीं हुआ। लेकिन अब जॉन को समझ में आता है कि अब उसे सोने की गुफा मिल चुकी थी और अब वो काफी अमीर था और अपने पैसों का इस्तेमाल करके वो पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में उस डिवाइस को ढूंढने लगा। क्योंकि जब जॉन ने शैंक से बातचीत की थी तब उसने बताया था कि वो पृथ्वी पे भी आते जाते हैं, इसीलिए उनका डिवाइस यहाँ पृथ्वी पे भी जरूर मौजूद होगा। उसने कई सालों तक इस डिवाइस की खोज की, पर उसे वो डिवाइस कहीं नहीं मिला। पर एक दिन अचानक एक गुफा की छानबीन के दौरान जब वो लोग खुदाई कर रहे थे तब उसे वो डिवाइस मिल जाता है और ये देख करके जॉन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। और अब उस डिवाइस के मिलने के बाद जॉन उसे छुपाने की पूरी तैयारी करने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि थर्न उसके ऊपर नजर रख रहे हैं और वो लोग उस डिवाइस को पाने की कोशिश जरूर करेंगे। जिसके तुरंत बाद अब मूवी की कहानी प्रेजेंट समय में एडगर की तरफ मुड़ जाती है, जो अब भी वो डायरी पढ़ रहा था, जिसमें जॉन ने लिखा था कि तुम मेरे कब्र की चाबी हो और मेरी जायदाद के साथ मेरी शरीर की रक्षा करना तुम्हारा काम है। और अब एडगर के इतना पता चलते ही अब मूवी का फाइनल प्लॉट रिवील होता है, क्योंकि अब हमें पता चलता है कि जॉन की कभी मौत नहीं हुई थी, बल्कि उसने जानबूझ करके मरने का नाटक किया और यही कारण था कि उसने अपने शरीर को दफनाने से मना किया। और क्यों उसने अपनी बॉडी को ऐसे खुले ताबूत में रखने को बोला, क्योंकि जॉन को वो डिवाइस मिल चुका था और वो कब्र के अंदर ही उस डिवाइस का इस्तेमाल करके मार्स पे टेलीपोर्ट हो गया था। इसीलिए उसने एडगर को बोला कि उसके शरीर की रक्षा करना उसका काम है, क्योंकि जॉन को अच्छे से पता था कि थर्न के लोग उसके शरीर को खत्म करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे अगर उसका शरीर खत्म हो जाता है तो मंगल पे उसकी नकल भी मर जाएगी। वहीं अब जॉन ने डायरी में लिखा था कि तुम जितना समय
समय मेरी डायरी पढ़ने में लगा रहे हो, शायद उतनी देर में तो वो मेरे शरीर को खत्म कर देंगे। और अब ये जानने के बाद एडगर तुरंत ही जॉन की कब्र की तरफ भागता है। वहां पहुंचने के बाद वो जॉन की कब्र को खोलने की कोशिश करता है, क्योंकि जॉन ने उस डायरी में लिखा था कि एडगर ही उस कब्र की चाबी है। इसीलिए अब एडगर अपने नाम के इनिशियल को वहां पे प्रेस करने की कोशिश करता है, पर वो कब्र नहीं खुलती है। तभी अचानक एडगर को कुछ याद आता है और वो अपने उसी लेटर को निकालता है जो कि उसे जॉन ने भेजा था। उस लेटर में एडगर का नाम नेड लिखा हुआ था। दरअसल यहाँ पे जॉन एडगर को कभी एडगर नहीं बल्कि नेड बुलाते थे। और ये पता चलने के बाद एडगर तुरंत ही NED प्रेस करता है और उसके ऐसा करते ही उस कब्र का दरवाजा खुल जाता है। लेकिन जब एडगर अंदर देखता है तो उसे जॉन की लाश नहीं मिलती है और ये देख करके एडगर हैरान हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि एडगर के ऊपर कोई अनजान इंसान हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो एडगर को मार पाता कोई अनजान इंसान उसे शूट कर देता है। और अब हम देख पाते हैं कि वो अनजान इंसान कोई और नहीं बल्कि जॉन होता है। और यहाँ पे मूवी का फाइनल ट्विस्ट भी रिवील होता है, क्योंकि अब हमें पता चलता है कि जॉन को वो डिवाइस कभी मिला ही नहीं था, बल्कि उसने जानबूझ करके ये खबर फैलाई कि उसे वो डिवाइस मिल गया, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि थर्न के लोग उसके ऊपर नजर रख रहे हैं। और डिवाइस के मिलने के बाद उसने जानबूझ करके अपने मरने का नाटक किया। और आज के दिन जब थर्न के लोगों ने उसके शरीर को खत्म करने की कोशिश की, तब जॉन ने उसे शूट करके मार दिया, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एक थर्न होता है, जिसकी वजह से अब उसे वो डिवाइस भी मिल जाता है। अब डिवाइस के मिलने के बाद जॉन एडगर को आखिरी अलविदा बोल करके वापस अपनी कब्र में लेट जाता है, जिसके बाद वो डिवाइस का इस्तेमाल करके वापस मार्स पे अपनी डेजा के पास लौट जाता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरीके की बेहतरीन कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।